Hello students, good morning. Let us continue our important topic electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है इसका आइडिया सभी को है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको कम से कम इतना तो आइडिया ही होता है कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इससे रिलेटेड बात हम लास्ट लेक्चर में कर भी चुके थे कि कितने सवाल जेईई में से पूछे जाते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या होता है ये हम लास्ट टाइम पे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे की बात। इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी बात करेंगे। पोटेंशियल का एक जनरल मीनिंग बोले तो पावर, ताकत। कहाँ पे? इलेक्ट्रोड में। तो इलेक्ट्रोड में एक स्पेशल फोर्स, एक स्पेशल ताकत, एक स्पेशल पावर जनरेट होती है और उस पावर को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो कैसे जनरेट होती है, कितने तरीके से अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सब बातों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले तो अपन लेते हैं इलेक्ट्रोड। तो आई थिंक सभी को आइडिया है इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक कंटेनर होगा, उसके अंदर हमने एक्वस सोल्यूशन फिल कर रखा होगा। इस एक्वस सोल्यूशन में एक रॉड हमने डिप कर रखी होगी। एक बहुत ही जनरल इलेक्ट्रोड को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है? न्यूट्रल एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं। सपोज ये है M+ और यह है M। तो यहाँ दो बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर ये M अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आता है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और इसके बाहर कौन सा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ही यहाँ पे एक स्पेशल ताकत बन जाती है। इस रोड में देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत है, रिपेल करने की ताकत। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की ताकत यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने की ताकत जनरेट हो जाती है। इसी ताकत को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड में एक स्पेशल फोर्स, या तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये जो ताकत है वो कहाँ से आ रही है? चार्ज सेपरेशन की वजह से आ रही है। जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेलिंग ताकत जनरेट हो जाएगी। और उसी ताकत का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में चार्ज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चार्ज सेपरेशन की वजह से ताकत जनरेट हो गई। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसी डिफरेंस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? तो अब यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में अपन डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड में रॉड और एक्वस आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से मैं रिवाइज करता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड में कहाँ होता है चार्ज सेपरेशन? एक सॉलिड रॉड होती है वो, और जिस सॉल्यूशन में वो डिप्ड होती है। तो सॉल्यूशन और इस सॉलिड रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वही ताकत है। उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ताकत कम है या ज़्यादा है तो इसका मैथमेटिकल मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेशन क्या आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। अब देखिए ये यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन की वजह से होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, रिडक्शन की वजह से होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। ये आ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप। रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
पोटेंशियल। इसको सिंपली अपन बोल देंगे आरपी और इसको बोल देंगे ओपी। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू रिडक्शन, इट इज ड्यू टू रिडक्शन। ये किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से ताकत जनरेट हो रही है ओपी, रिडक्शन की वजह से बन रहा है तो आरपी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? ई, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऑक्सीडेशन में डाउन होना, तो M+2M ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर कोई एनायन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा? X2X-। तो ये लिखने का तरीका है सिंपल सा, सिंबल है ओनली ये। M+AM बनना तो रिडक्शन को डिनोट कर रहा है, XX- बनना भी रिडक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ई, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, या फिर X-2X। ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे लिख दो चाहे आरपी लिख दो, एक ही बात है। आरपी लिख दो, रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो, ओपी लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये किस बात का मेजरमेंट है? रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। कोई स्पीसीज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और मैं कहूँगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो बताओ ये किस टेंडेंसी का मेजरमेंट है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब रिडक्शन से रिलेटेड मामला है। तो रिडक्शन वर्ड की डेफिनेशन यही है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उल्टा बोलो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और कौन पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर है। सिमिलरली ये किसका मेजरमेंट है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो डायरेक्ट है ऑक्सीडेशन से, वर्ड से ध्यान रखना है, या ओ से याद रख लो, आउट। आउट मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाना। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो हमने लिखे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो ओवरऑल हम क्या बात कर सकते हैं? आरपी इज नथिंग बट माइनस ओपी, किसी सेम रिएक्शन के लिए, फॉर सेम सिस्टम और सेम इलेक्ट्रोड ऐसे बोल सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रोड के लिए मैं दोनों चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ, केवल साइन का डिफरेंस आना है। तो एक ही इलेक्ट्रोड के लिए आरपी भी हो सकता है और ओपी भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना कि उसका पड़ोसी इलेक्ट्रोड कौन सा, उसके हिसाब से फिर आगे रिएक्शंस होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद अपन आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज ऑल फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैटर है। इसके बाद हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम क्लियर कर ही चुके, इसमें ये टर्म और आ गई स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि मान लो हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप की और वहाँ पे डिफरेंस जनरेट हुआ। सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2,
फिर दूसरा कोई स्टूडेंट मान लो फिर से वही जिंक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, तो उसमें वैल्यू फिर अलग आ सकती है। तो जिंक इलेक्ट्रोड अगर हम 4-5 जिंक इलेक्ट्रोड डिज़ाइन करें तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होंगे वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो वैल्यू को चेंज करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं कहूँ अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग वैल्यूज आ रही है, सपोज यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कभी 0.2 आ रहा है, कभी 0.3 आ रहा है, कभी -0.4 आ रहा है, कभी -0.8 आ रहा है, कभी 5 या से सोच लो 2.1 आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? डेफिनेटली टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से ये चेंज हो रहे होंगे। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ही इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकते हैं। ये तो कंडीशन डिपेंडेंट है कि कौन सी कंडीशंस में हम इलेक्ट्रोड डिजाइन कर रहे हैं। सीधा सा एग्जांपल ले लो, आपसे कोई बोलेगा जिंक इलेक्ट्रोड बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक कटोरा लोगे और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे और उसमें जिंक रॉड डिप कर दोगे। लेकिन अब जिंक रॉड तो सबके लिए सेम ही है, लेकिन आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो, क्या उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा सेम बनाओगे? क्लास में मान लो प्रैक्टिकल चल रहा है, आपने स्टूडेंट्स को बोला है कि जिंक इलेक्ट्रोड बनाओ, तो कोई 1 मोल डिजोल्व कर रहा है, कोई कितना डिजोल्व कर रहा है, कोई वाटर ज़्यादा ले रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स ने जिंक इलेक्ट्रोड बनाया है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस की वो अलग अलग हो सकती है डेफिनेटली। तो उस केस में जो पोटेंशियल जनरेट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम इलेक्ट्रोड कैन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशंस। तो इस तरह से हम फिर कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल इतने सारे हो सकते हैं, फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड आया उसके भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगी, फिर हम कैसे बोलेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है? इसलिए हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस डिफाइन करके और फिर सबके लिए वो सेम कंडीशन लेके हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशन बना रखी है कि एक्वस सॉल्यूशन है तो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, गैस है तो 1 बार प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो सकता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन वैसे ही है जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मान लो ये वैल्यू निकल के आ रही है ये, तो इस पोटेंशियल को मैं क्या बोल दूंगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बताइए ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये सारे के सारे स्टैंडर्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में आ रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं अपन। सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होते। ये देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। इसका उल्टा सभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड को दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है तो सेम कंडीशंस पे लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है एक की अलग कंडीशन ले ली दूसरे की अलग कंडीशन ले ली। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट्स की ताकत को कंपैरिजन करना है, तो आप एक को तो 10-15 दिन तक खाना ही नहीं खिलाए, ऐसे बिठा दिए, और एक को खूब खाना पिला रहे हैं या नॉर्मल खिला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अब ताकत का कंपैरिजन करते हैं। नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में रखो दोनों को और उसके बाद उनकी कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा फेयर कंपैरिजन होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या डेफिनेशन आ जाएगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, बस एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अपने यहाँ पे बोल सकते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड conditions electrode potential is known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है वो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लें, वो इंपॉर्टेंट भी है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कोई भी आयन है उस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेनी है। कोई गैस है तो उसके लिए प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ द गैस
1 बार होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 180 MB है, 180 MB चल जाता है। और टेम्परेचर T होता है वो कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर होगा, फिक्स होगा, जो भी होगा, एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मोस्टली 25 है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 25 ही होगा। तो आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं। अब देखो, जैसे ये 2 टाइप का होता है, वैसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप का हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में RP, स्टैंडर्ड कंडीशंस में OP। तो आपसे कोई बोले कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रोड बनाओ, तो अब चीज़ें फिक्स हो गई है, अब आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हो। अब आपको सॉल्यूशन बनाना है तो 1 मोल पर लीटर का ही बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर है जो भी रखना है फिक्स रखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज़। और जिंक रोड उसमें अपन डिप कर देंगे। तो इस तरह से अपन आराम से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसका टाइप ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं क्या बोलूँगा, SRP। ये भी क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको मैं क्या बोल दूंगा, SOP। तो SOP और SRP सिंपल से नेम है। ये किसकी वजह से, डेफिनेटली रिडक्शन की वजह से हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से जनरेट हो रहा होगा। इसमें इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्पेशल सिंबल लगा देंगे, E0m+2m, E0x2x-, E0 दिस टू दिस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली ये किसका मेजरमेंट है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये किसका मेजरमेंट है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सब कुछ सेम ही तो रहने वाला है, बस यहाँ पे कंडीशंस फिक्स कर दिए हमने। उसके बाद अब हम जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा किसकी वजह से हो रही होगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। चलो देखें, बताओ, एज SRP इंक्रीजेज। SRP किस चीज़ का बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत बढ़ेगी तो दूसरों का क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो जाएगा, तो खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो दूसरों को फास्ट या बोल सकते हैं पावरफुली क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो SRP जितना ज़्यादा होता है, या और दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है ये। पीरियोडिक टेबल में चलो, मेटल या नॉन मेटल, देखो लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो ऐसे चलते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, और इधर वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खाने वाले होते हैं। और मेटल का तो नाम से पता चलता है कि गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो इधर आते हैं वो डोनर होते हैं और इधर आते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। तो यहीं से आपको ये वाला जो चीज़ है, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन यहीं से ख़त्म कर लो। मेटल क्या होते हैं, मेटल में भी लिथियम को पकड़ लो तुम। तो लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और फ्लोरीन को पकड़ो उधर से, वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बताइए जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा, इस कैटेगरी में। तो पावरफुल के लिए ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताओ फ्लोरीन के लिए ज़्यादा होनी चाहिए या लिथियम के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत जिसकी ज़्यादा होती है उसकी ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नाम से ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन से ही पता चल रहा है गेन करने की ताकत। तो डेफिनेटली किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की। तो अपन क्या बोल सकते हैं, SRP जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, टेंडेंसी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन इंक्रीजेज, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। फिर इधर आ जाते हैं, इधर क्या होगा, एज SOP इंक्रीजेज। OP मतलब डोनेट करने की ताकत, ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे अपने आप में, तो मेटल्स होंगे ये। तो एज SOP इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू डोनेट
इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये बेटर डोनर हैं तो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इस तरह से हम आराम से बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो फाइनल क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, एस आर पी इज नथिंग बट माइनस एस ओ पी। लेकिन ये ध्यान रखना है किसी भी एस आर पी और किसी भी एस ओ पी को पकड़ के माइनस साइन नहीं लगा देते हैं, एक सेम रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करते हैं तो ही प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड फिक्स है, रिएक्शन फिक्स है, उस रिएक्शन को जस्ट अपन इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एस आर पी माइनस एस ओ पी, ये जो आज हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। रीज़न, अभी तक आईआईटी जेईई मेंस नीट में कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, वरना केमिस्ट्री में कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से कभी कभार सवाल आता है, हर साल नहीं आता है। यहाँ ये पार्ट ऐसा है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आप में। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो कंपैरिजन हमें करना पड़ता है ना कि बेटर डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है मेटल, बचपन से याद होते हैं, बेटर डोनर होते हैं। तो एक तरफ तो लिथियम याद कर लो, एक तरफ फ्लोरीन याद कर लो, कम से कम दो तो में याद ही करने हैं। तो लिथियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डोनर और एक्सेप्टर का टेंशन जो है वो वहाँ से अपनी खत्म हो जाएगी। और जो कंपैरिजन है वो हमेशा ध्यान रखना है, एसआरपी में या फिर एसओपी में होता है। तो नोट लिख कर नोट कर सकते हैं, ऑलवेज कंपेयर एसआरपी या फिर एसओपी। ध्यान रखना है एसआरपी एसओपी में कंपैरिजन नहीं होता है, सेम में ही कंपैरिजन करना है। एक रिएक्शन में आपको एसआरपी दे रखा है, दूसरे में एसओपी दे रखा है, तो उनमें आप कंपैरिजन नहीं करोगे, दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लोगे पहले। तो ऑलवेज कंपेयर एसआरपी एंड एसओपी। क्लियर ये वाला मैटर। तो बताइए लिथियम के लिए कौन सी वैल्यू हाईएस्ट होगी, एसओपी, और फ्लोरीन के लिए कौन सी वैल्यू हाईएस्ट होगी, एसआरपी। इस तरह से हम इजीली बता सकते हैं। तो अपन अब क्या बोलेंगे, लाइक लिथियम और लाइक फ्लोरीन अपन बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का ये, और बढ़िया से ध्यान रख सकते हैं इस वर्ड से, जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी केवल दो ध्यान रख लो तुम लोग, E0 Li + 2Li ऐसे लिखा हुआ है ये, तो ये क्या है, SRP है, तो -3.05 वोल्ट, और E0 F22 F -2.87 वोल्ट। ये दोनों डेटा कम से कम अभी तो ये याद रख लो ताकि हमें कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो अब देखो क्या बोलेंगे अपन, जो फ्लोरीन जैसे होते हैं वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इस जैसे होते हैं वो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वैल्यू के साथ क्या कनेक्शन है, बिल्कुल सारी चीज़ें आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में 3-4 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, 3-4 वैल्यू दे रखी है, बोलेगा इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करो। तो उसमें आज कोई सोचता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसआरपी, एसओपी, बहुत सारा झमेला है। कोई झमेला नहीं है, उनको आप एक सीरीज में अरेंज कर लो और देख लो सबसे कम वैल्यू वाला किसकी तरह होगा, वो किसकी क्लोज जा रहा है, लिथियम के क्लोज जा रहा है। तो जिसके एसआरपी कम हैं वो लाइक लिथियम हो जाएंगे, और जिनके एसआरपी ज़्यादा हैं वो लाइक फ्लोरीन हो जाएंगे। तो लिथियम जैसे क्या होते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, फ्लोरीन जैसे होते हैं वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। इस तरह से हम इस चीज़ को आराम से कंपेयर कर लेते हैं, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो, इसी के साथ अपन आज की जो लेक्चर है उसकी एंडिंग कर देंगे। मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये 2 इलेक्ट्रोड है,
इसका SRP दे रखा है 1.2, इसका SRP दे रखा है और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये 1.5। क्लियर। अब बताओ जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन डोनेट करेगा? तो दोनों SRP है भाई। अब देखो SRP वर्ड पे जाओ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत ज़्यादा किसकी है? इसकी। तो जब मैं दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ये खाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाएगा? तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के यहाँ आएगा तो यहाँ तो रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो बस यही जुगाड़ होता है, इसी पे बेस्ड होता है आगे जो सेल वेल बनाएंगे अपन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन को खाना चाहता है, कितने पावर से? 1.2 से। ये भी इलेक्ट्रॉन को खाना चाहता है, कितने पावर से? 1.5 से। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितनी पावर से चलेगा? 1.5 से चलेगा? नहीं, ये 1.2 से तो ये खींच रहा है और 1.5 से वो खींच रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितने से होगा? 0.3 से होगा। तो बताओ हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को फास्ट चलाना क्या होगा? फायदेमंद होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़िया से चले। और इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से चलने के लिए एक इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जैसे किसी चीज़ पे अपन फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट, तो ये चीज़ कब तेज़ी से चलेगी? जब दोनों के फोर्स में डिफरेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वरना तो कितनी फोर्स लगा लें, अगर दोनों तरफ सेम फोर्स है तो ये मूव नहीं करने वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि दो इलेक्ट्रोड में से जिसका SRP ज़्यादा है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कैथोड हो जाएगा। तो कैथोड एनोड का फैसला भी हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो यहाँ रिडक्शन होगा, तो ये कैथोड हो जाएगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कैथोड होता है कौन एनोड होता है, डेफिनेशन याद रखो आप। तो कैथोड मतलब रिडक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत ज़्यादा होती है वहाँ रिडक्शन ही होगा। डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। तो जब दो इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं तो उनकी ताकत से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा। ठीक है, गुड बाय। इससे आगे फिर अपन नेक्स्ट लेंगे। इलेक्ट्रोड वाला तो मैटर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब जो दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने की बात है, और इसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? सेल। ये अकेला सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है, लेकिन जब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। और इस कंप्लीट डिवाइस को फिर अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कमिंग सून। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन इसको। ओके, गुड बाय।